नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्पेशल शो में। और हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स की जबरदस्त पिटाई हो रही है पिछले एक महीने से। हफ्ते भर में पिछले काफी कुछ ज्यादा हुआ, इसलिए ज्यादा पिटाई हो गई तो लोगों की नजर में आया, लेकिन एक्चुअली एक महीने पहले से ये जोरदार पिटाई आईटी इंडेक्स में चल रही थी। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये हो रहा था कि ये हो क्या रहा है आईटी में, एक्चुअली दरअसल इस तरीके की चीजें क्यों हो रही हैं। तो क्यों इतना सेल ऑफ हुआ, उसके कुछ बेसिक कंटूर समझते हैं। तो आईटी इंडेक्स आप देखिए, आज की गिरावट अगर हम जोड़ लें, फाइनली नहीं है लेकिन तब भी 16% इंडेक्स गिर चुका है एक महीने के अंदर। और टीसीएस और इन्फोसिस जो जायंट है, दिग्गज हैं, वो 18 से 16% एक एक महीने में नीचे आ चुके हैं। क्या हुआ है, तो अब आगे आते हैं क्यों हुआ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि एआई का एक इम्पैक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरी दुनिया के बिजनेस मॉडल बदल दिए, और खासतौर पे आईटी सर्विसेज कंपनी जो प्लम्बिंग जॉब करती हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है। कहा यह जा रहा है कि एआई की वजह से मैनुअल वर्क मैनी फोल्ड रिड्यूस हो जाएगा। जो आदमी 20 लोग काम करते थे शायद वो 2 लोग कर लेंगे, और जो घंटों लगते थे उसमें कुछ सेकंड्स लगेंगे। तो इसलिए ये सारी चीजें बदल रही हैं। बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है पूरा। आईटी कंपनीज के सामने बहुत बड़ा ग्रोथ का चैलेंज खड़ा हो गया है कि वो ग्रो कैसे करें, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही एक तरीके से टूटता जा रहा है। क्या होगा इससे आगे कि एआई जो अगर ट्रिगर हो गया प्राइस वॉर में, तो ह्यूज वैल्यू डिस्ट्रक्शन होगा, और जो पूरी इंडस्ट्री का आरओआईसी या ग्रॉस ब्लॉक जिसको कहते हैं, वो पूरी तरीके से कोलैप्स होता हुआ दिखेगा। समझ में नहीं आएगा कि पैसा लगाएं कहाँ। अब इस पूरे खेल के ये 4 बड़े विलन कह लीजिए या प्लेयर कह लीजिए। एंट्रोपिक आपने इस हफ्ते जरूर सुना होगा, बहुत सारी बातें हो रही है। पेलेंटियर भी उसी सेगमेंट का एक बड़ा प्लेयर है। एल्गोरिदम होल्डिंग, जिसने अब एकदम ताजा बम इसने फोड़ा है, जिसने पूरे लॉजिस्टिक्स और रियल एस्टेट सेक्टर को हिला दिया है। और ओपन एआई पुराना इसका दिग्गज है जो ये सब कार्यक्रम कर रहा है। तो ये कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन इसके साथ ही हम बातचीत करेंगे आज अभय जी से कि ये जो पूरा हमने दिखाया इसको समझेंगे। लेकिन उनके पास जाने से पहले मैं एक चीज और, नाराज क्यों रहते भैया इतना कि आइडिया वो पसंद नहीं 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 है? बिल्कुल बिल्कुल भी वो बात नहीं है। आई थिंक आईटी में मुझे लगता है कि जो बहुत बड़ा सेक्टर है फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैंने बहुत पूरा बड़ा उसका ग्रोथ देखा 98 से, जब वो Y2K से ये स्टार्ट हुआ था। छोटी कंपनीज होती थी, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो। पर जब Y2K की वजह से सन 2000 में इनको इतना बिजनेस मिला यूएस की कंपनी से, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उन कंपनीज को छोड़ा नहीं। फिर अब मुझे ये लगता है कि शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में इन कंपनीज का ये चैलेंज है कि जो इनका सर्विसेज का मॉडल है कि आप मुझे प्रोजेक्ट दे दीजिए, मैं उस पर 500 इंजीनियर लगाऊंगा और फिर वो आपका काम कर देंगे। वो जो मॉडल है टाइम एंड मटेरियल मॉडल जिसको हम कहते हैं, जैसे बिलिंग होती थी कि इतने डॉलर पर पर्सन की, वो मॉडल अब आउटडेटेड हो गया है। तो ये जो शो था ये हमने 2025 में, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तब रिकॉर्ड किया था। 1 जनवरी को इसको रिलीज किया था। तो दिखाने का मतलब ये है कि अभय जी पिछले कई सालों से आईटी सेक्टर को जिस तरह से समझा रहे हैं, नेगेटिव है उस पर उनका व्यू, वो क्यों है ये आप समझिए। और ये आज की बात नहीं है, टीएनएस से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको ये सब चीजें अहेड ऑफ द कर्व पता चलती हैं। अभय सर, बहुत बहुत स्वागत है। और बीच बाजार में जिसको कहते हैं कि इसलिए हम लोग बातचीत करें क्योंकि आईटी की धुनाई चल रही है, और आपने तो बहुत पहले सेंस कर लिया था, मतलब कई साल पहले। तो आपको कैसे पता चला था इतने पहले कि ये सब होने वाला है? जी नीरज जी, मैं बिल्कुल बताऊंगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो टी शर्ट पे लिखा है सॉरी आई वाजंट लिसनिंग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं अब किसी की सुनता नहीं हूँ। अब मैं ठीक है। किसी की नहीं सुनता हूँ। आईटी इन्वेस्टर्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है, जैसे आपने कहा कई साल से बोला जा रहा है, पर उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। आई थिंक वापस देखें 98 95 से जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो एक ही समय स्टार्ट हुई थी, जब इनके फाउंडर्स ने देखा मिड 90s में कि एक बड़े इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बड़ी बनेगी दुनिया में। बस पीसी जिसको होता था वो बड़ा मार्केट बन रहा था, हार्डवेयर इंप्रूव हो रहा था, बड़े बैंक्स एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे थे। तो इन्होंने सब ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढी, और उसको सरकार ने भी काफी सपोर्ट किया उस समय, और टैक्स फ्री कर दी इनकी सारी इनकम, तो इनको वापस री इन्वेस्टमेंट करने का भी मौका मिला। और इनका सबसे बड़ा मूवमेंट आया ग्रोथ का जब हमारे दर्शक है जिनको याद होगा Y2K सन 2000 में,
जब एक बहुत बड़ा डर था कि जो सारा कंप्यूटर कोड लिखा हुआ है वो 1999 तक ही लिखा गया है, तो दिसंबर 31/99 को जब घड़ी बदलेगी 2000 दिखाएगी, तो क्या सारा सॉफ्टवेयर दुनिया भर में फेल हो जाएगा। तो ये एक बड़ा पैनिक था और उस समय हमारी इन कंपनीज ने हजारों लाखों इंजीनियर्स को सिर्फ डेट चेंज करने का टाइम का इनको काम मिला कि आप कोड बाय कोड जाइए, लाइन बाय लाइन सारे कोड में जहां पे आपको 99 दिख रहा है उसको 2000 प्लस कर दीजिए, बस ये काम है। वो अच्छे पैसे मिले उसके और कस्टमर्स भी बड़े इनके बन गए। फिर उसको इन्होंने माइंड किया धीरे धीरे और अच्छा काम किया, बड़ी कंपनीज बनी, लाखों में 3, 4, 5 लाख अभी इनके एम्प्लॉइज हैं, दुनिया भर में बिजनेस है। तो वहां तक तो स्टोरी अच्छी थी, पर आप देखिए पिछले 5-6 साल से क्या हुआ है कि जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो काफी काम जो इंजीनियर्स करते हैं, मैनुअल लेबर, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर आज की दुनिया में किसी को Y2K वाला प्रॉब्लम होता तो वो उसको किसी भी LLM में डाल सकता था, किसी जो आपने एंथ्रोपिक या परप्लेक्सिटी, ग्रॉक, किधर भी अपना पूरा सॉफ्टवेयर कोड डाल के उसको बस यही बोलना है कि प्लीज रिमूव ऑल 99 एंड रिप्लेस विद 2000 और उसका सारा का सारा वो सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा। उसी तरह एप्लीकेशन डेवलप करना है, आप अपना एक एजेंट बना सकते हैं खुद ही AI बेस्ड, जिसको आप बोल सकते हैं कि मेरे को ये एप्लीकेशन डेवलप करनी है किसी बैंक के प्रोसेस के लिए या क्रेडिट कार्ड के प्रोसेस के लिए, वो अपने आप गिटहब से जाके सॉफ्टवेयर ले आएगा, अपने आप उसको कर देगा, टेस्टिंग भी खुद कर देगा। जिस वो एक बड़ी इंडस्ट्री थी टेस्टिंग की, वो भी अब खत्म हो रही है। तो क्या हो रहा है कि जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं उससे क्या हो रहा है कि जो एनालिसिस, डीबगिंग, सॉफ्टवेयर बेसिक कोड राइटिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो इनका कोर बिजनेस है हमारी IT सर्विसेज कंपनीज का, वो पूरा का पूरा जा रहा है। और पहले वो धीरे धीरे जा रहा था क्योंकि AI मॉडल्स भी डेवलप हो रहे थे। तो काफी समय तो ये IT सर्विसेज कंपनी एक डिनायल फेज में थी कि ये तो हो ही नहीं सकता, हम हमारे बिना कैसे होगा, हम कर लेंगे। पर पिछले हफ्ते 10 दिन में नीरज जी आपने भी देखा है जब एंथ्रोपिक ने क्लॉड अपना अनाउंस किया 4.6 और उसने दिखाया कि उसका क्या पावर है, प्लस मॉल्ट बुक एक बन गया जो कि एक सोशल नेटवर्क है जहां पे सिर्फ AI एजेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें ह्यूमंस ही नहीं इन्वॉल्व है। तो सडनली इन्वेस्टर्स को ये बहुत बड़ा डर लगा कि ये जो धीरे धीरे होने वाला था चेंज, ये तो हो गया ऑलरेडी। और उसकी वजह से जो टाइम एंड मटेरियल बेस्ड मॉडल है IT सर्विसेज कंपनी का, नॉट ओनली इंडियन कंपनीज हैं, पर जैसे आप देखिए एक्सेंचर है, IBM है, कॉग्निजेंट है जो इंडिया में लिस्टेड नहीं है, उन सबके प्राइस टूटे हुए हैं, सब 52 वीक लो पे हैं। तो ये जो प्योर सर्विसेज वाला मॉडल है नीरज जी, विच इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ पीपल, कि आपका साइज इससे मापा जाएगा कि आप कितने लाख एम्प्लॉइज हैं, वो मॉडल अब खत्म हो गया है। क्योंकि अब जो नया मॉडल है वो ये है कि आपके पास कितने एम्प्लॉइज हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप इनोवेशन कितना फास्ट कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट कितनी फास्ट डेवलप कर सकते हैं, उसकी वैल्यू है। और उसी के चलते एंथ्रोपिक ने कल $35 बिलियन के मार्केट की वैल्यूएशन पे फंड रेजिंग करी है अपनी। सो एक पूरा जिसको हम कहते हैं एक पैराडाइम शिफ्ट है। और इस पैराडाइम शिफ्ट को अगर मैं सिंपल तरीके से इसका उदाहरण दूं तो वो ये है कि जब टेस्ला आया, उसने अपनी EV गाड़ी लेके आया, तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा डिसबिलीफ था। फोर्ड और क्राइसलर, जनरल मोटर जैसी बड़ी कंपनीज थी, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, इन्वेस्टर्स भी श्योर नहीं थे। और फिर एक समय ऐसा आया कि टेस्ला का मार्केट कैप इन सब सारी दुनिया की टोयोटा वोयोटा को मिला के उससे ज्यादा मार्केट कैप सिर्फ एक टेस्ला का है। तो उसी जोन से अभी IT सर्विसेज भी निकल रहा है कि आप इनोवेट नहीं कर पाएंगे, नए प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, तो आपका भी वही हाल होगा जो फोर्ड और स्टेलारिस और बाकी कंपनीज का ऑटो में हुआ। और जब जो टेस्ला ने इनके लिए किया वो BYD टेस्ला के लिए कर रहा है। तो एक कॉन्स्टेंटली इमर्जिंग मार्केट भी है एक, कि आपको कॉन्स्टेंटली ग्रोथ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इनोवेशन में, नई टेक्नोलॉजी में, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। तो अभी तो प्रॉब्लम ये नीरज जी की ग्रोथ तो छोड़िए, अभी तो सर्वाइवल एट रिस्क है। राइट। तो जो AI है, बहुत आसान भाषा में उसको समझिए कि AI स्पीड बेसिकली, कि 10 लोगों का काम 2 लोग और आपसे 10 गुना कम समय में करते हैं, ये है। और कैसे नुकसान हो रहा है कि एक यूजर और एक प्रोड्यूसर है। किसी ने एक मोबाइल फोन बनाया
और एक उसको यूज कर रहा है। बीच में एक मैकेनिक आ गया कि साहब कभी कुछ दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं ठीक कर दूंगा। अभी उस मैकेनिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फोन तो खराब नहीं होता, खराब होता तो खुद ही ठीक भी हो जाता है। तो हमारी आईटी कंपनी बीच की मैकेनिक थी, तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूं क्या, मेरे तो कोई काम ही नहीं बचा यहाँ पे। तो इसको इतनी सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए। और तमाम सारी कंपनियों ने अब जो बनाया, जिसको जेन एआई कहते हैं, वो अपने आप मशीन सोचती भी है कि क्या क्या चीजें और प्रॉज एंड कॉन्स प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसलिए आईटी कंपनियों का पूरा बिजनेस मॉडल ही गड़बड़ा गया। मुझे ये सवाल समझ में नहीं आता कि ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी बहुत पहले शुरू हुई थी, लेकिन ठीक ठाक तरीके से कम 4 साल पहले कोविड के इमीडिएट बाद चैट जीपीटी आ गया था और ये सब आने लगे। तो ये जो हमारी आईटी कंपनी के बड़े बड़े धुरंधर दिग्गज हैं, क्या इनको इस बात का सेंस नहीं था, या डिनायल मोड में थे ये कि नहीं नहीं ठीक है देख लेंगे जब होगा? क्या इनको इतना समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बुरी तरीके से अब इतना बिजनेस मॉडल खत्म हो जाएगा? नहीं, आई थिंक मुझे लगता है ये बड़े कैपेबल लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, तो डेफिनेटली उनको दिख गया होगा। पर प्रॉब्लम क्या होता है नीरज जी कि आप एक 20 साल 22 साल की कंपनी हो, लाखों एम्प्लॉइज हो, तो एक बड़ा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बन जाता है, जहाँ पे आपका टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कि आपने कोडर लेवल पे हायर किया किसी को, उसने अच्छा काम किया, 3-4 साल बाद आपने उसको प्रोजेक्ट लीड बना दिया, फिर वो उसका फिर नेक्स्ट उसका जो प्रमोशन हुआ वो मिडिल मैनेजमेंट में आ गया, फिर उसके बाद वो मिडिल सीनियर मैनेजमेंट में आ गया, और वो टेक्नोलॉजी से उतना दूर होता जा रहा है, वो सिर्फ मैनेजमेंट पे फोकस कर रहा है। तो ये सारी कंपनी जो है, हमारी कंपनीज, इनका टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट जो है, मुझे नहीं लगता कि वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। और उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, दूसरी तरफ सैम ऑल्टमैन को देख लीजिए आप, ओपन एआई चलाते हैं, या इलॉन मस्क खुद जो ग्रॉक के डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, या जेमिनाई जो गूगल का, वो प्योर टेक डेवलपमेंट कंपनीज हैं। और हमारा जो है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जब तक चेंज नहीं होगा नीरज जी, तो इनकी कोई होप नहीं है। मुझे नहीं लगता कि विद द करंट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, जहां पे पूरा इनका मिडिल मैनेजमेंट का लेयर और काफी सीनियर मैनेजमेंट भी जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक ऐसे लोग नहीं आएंगे जो यूज कर पाए एआई को, जिसको हम कहते हैं कैनिबलाइजेशन ऑफ बिजनेस, कि आप अपना करेंट बिजनेस बंद करिए और दूसरे पे फोकस करिए, जब तक वो नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई रिकवरी के आसार हैं फ्रैंकली। आपको याद होगा शमिक गुप्ता जी से हम लोगों ने एक शो किया था, और वो तो काम भी कर चुके हैं इस इंडस्ट्री में। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि ये लोग अभी समझ नहीं रहे, इनकी जो कंपनियां हैं वो यूटिलिटी की वैल्यूएशन पे चलेंगी, बिल्कुल, क्योंकि आपकी उपयोगिता उससे ज्यादा बची नहीं है अब। तो क्या लगता है यहाँ से भी और भयानक गिरावट आएगी, आधे हो जाएंगे यहाँ से क्या अभी भी? देखिए आप पिछले 3 साल से जो मैं देख रहा हूँ, इनका जो गाइडेंस और जो ग्रोथ है वो 2% से 5% की रेंज में है कांस्टेंट करेंसी में, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। और मार्जिन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो 22%, 24% के ईबिट मार्जिन पे चल रहे हैं अच्छी कंपनीज, और जो छोटी कंपनीज हैं वो 17-18% पे है। इक्विटी इन्वेस्टिंग तो ग्रोथ के लिए है होती है, मतलब आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो ग्रोथ जनरेट कर रही है, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा बनता है ग्रोथ से। और जैसे शमिक ने कहा कि जो यूटिलिटी है वो इसलिए कि उसमें ग्रोथ नहीं है, उसमें कैश फ्लो वगैरह अच्छा है। सी इन कंपनी से बहुत अच्छी बात यह है कि जो भी प्रॉफिट है वो सीधा कैश है, और उस कैश को ये यूज करके बाई बैक कर लें, इन्वेस्ट कर लें, जो भी कर लें, पर वो कैश में है, मतलब वो रिसीवेबल में नहीं है, तो वो जेन्युइन है, वो अच्छी बात है। पर वो यूटिलिटीज में भी तो ऐसे होता है, आप अगर बीएसटी का या टाटा पावर के कस्टमर हैं, तो वो आपको बिजली घर पे बेच रहा है, उसकी एक कॉस्ट है, वो उसका इतना ग्रोथ नहीं है, क्योंकि आप तो सडनली बिजली ज्यादा यूज नहीं करने लगेंगे। तो यूटिलिटीज जो है वो टिपिकली 8 से 12 टाइम के पी मल्टीपल पे ट्रेड होती हैं। और मुझे लगता है ये कंपनीज भी हैं, जब तक ये ग्रोथ का इंजन ना ढूंढे, इनका भी मल्टीपल ड्रॉप होता रहेगा। और जो अभी 18 से 22 टाइम के मल्टीपल के आसपास हैं, ये मुझे लगता है कि 15% के नीचे, 15 टाइम के नीचे इनका पी मल्टीपल आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, क्योंकि अदर देन जनरेटिंग कैश फ्लो रेगुलरली, गिविंग बैक थ्रू डिविडेंड और बायबैक, इनमें कुछ ग्रोथ नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी भी एक काफी पॉसिबिलिटी है कि पी मल्टीपल यहाँ से भी गिरे 5-6 पॉइंट और। अच्छा, क्या ऐसा भी होता कि जैसे इन लोगों ने कहा, टीसीएस ने कहा, कई लोगों ने कहा कि हम अब एआई एनेबल कर रहे हैं, अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अगेन ये लोग वही गलती कर रहे हैं, फिर से मैकेनिक वाला काम शुरू कर दिया, चलो अच्छा नई वाला आ गया, नया फोन आ गया 3 फोल्ड वाला, तो उसको बनाना सीख लेते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अभी भी इनकी कोई दिलचस्पी है क्या?
नहीं, आई थिंक कोर इनोवेशन में नहीं, अगर होती तो कुछ ना कुछ हम भी अपना एलएलएम, एसएलएम कुछ तो बना लेते। और एआई ट्रेनिंग करना, एआई में ट्रेनिंग करना एक मुझे समझ में आता है उसका मतलब क्या है, क्योंकि एआई तो एक एक टूल नहीं है, एक वो कोडिंग लैंग्वेज नहीं है कि जैसे ये लोग ट्रेन करते थे अपने इंजीनियर्स को सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जो भी आ रहा है मार्केट उसमें ट्रेन करके फिर एप्लीकेशन उस पर डेवलप करना। एआई में किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है आपको, तो उसको या तो आप एक फंडामेंटल मॉडल बना रहे हैं उसको ट्रेन कर करके, जैसे एंथ्रोपिक, ग्रॉक और ओपन एआई और डीप सीक वगैरह हैं जो फंडामेंटल मॉडल्स हैं जो कॉन्स्टेंटली डेटा लेते रहते हैं और उससे अपना मॉडल इंप्रूव करते रहते हैं। या फिर आप एक एप्लीकेशन डेवलपर हैं जो किसी और का मॉडल, फंडामेंटल मॉडल यूज करके आप उसके ऊपर नए एप्लीकेशन लेयर बना रहे हैं। पर एप्लीकेशन लेयर बनाने के लिए इन कंपनीज की कोई जरूरत नहीं है, वो कस्टमर लिटरली अपने आप बना सकता है, क्योंकि जो काम ये कर सकते हैं वो काम आप और मैं कर सकते हैं। आप अपना इतना अच्छा शो चलाते हैं अब इस टूल पे, और ये जो आपका जो आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट, ये भी एक एआई एनेबल्ड प्रोडक्ट है, उसको मालूम है क्या करना है। तो आपको अब बाहर जाके किसी कैमरामैन को लाने की या किसी और को स्क्रिप्ट राइटर को कोई जरूरत नहीं है आपको, आप खुद कर सकते हैं। तो यही हो रहा है कि आप कस्टमर पावरफुल हो गया है। ये सब मॉडल्स जो हैं फंडामेंटल मॉडल्स, ये भी यही चाहते हैं कि किसी इंटरन, जैसे आपने कहा, मैकेनिक की जरूरत ही नहीं है बीच में। मैं कस्टमर हूँ, मेरी गाड़ी है, मैं चला रहा हूँ, तो मेरे को बीच में किसी के पास लेके जाना ही नहीं है, क्योंकि मुझे ही मालूम है कि मुझे क्या करना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे समझ नहीं आता, ये लोग आके कहते हैं कि हम इतने 10,000 लोगों को हमने एआई में ट्रेन किया, उसका मतलब क्या है? फ्रैंकली मुझे बिल्कुल किस समझ में बात नहीं की आता। ट्रेनिंग कर रहे हैं ये हमें भी समझ नहीं आता कि आप हाँ, ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं उसमें, खुद ही बिल्कुल, चला लेगा आदमी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक्चुअली तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और कई बार आप देखिए ट्विटर पे लड़ाई चलती रहती है, कई फंड मैनेजर, फिर एक पुराना प्रमोटर आता है इन्फोसिस का, वो आपस में कि हम तो आईटी सर्विसेज कंपनी, हमने इतने रोजगार दिए, ये एवरीथिंग इज फाइन, बट वक्त के साथ आप नहीं बदलेंगे तो आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। उसमें उसमें कोई गलती नहीं है आपकी, आप सोच नहीं रहे हैं। और इसमें आपने ना एक और चीज मैं कहूंगा नीरज जी, कि जो आपने पूछा कि क्या ये लोग देख नहीं पा रहे हैं, ये लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जितने भी फाउंडर्स हैं इन्फोसिस के, विप्रो के, सबके फैमिली ऑफिसेज हैं, सबके खुद के फंड हैं, और उसमें वो पिछले 10 साल से न्यू टेक्नोलॉजीज में, न्यू प्रोडक्ट्स में, न्यू एआई कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। काफी कंपनीज अब लिस्ट हो रही हैं। तो मेरे को ये भी थोड़ा एक अजीब लगता है कि आप फाउंडर हैं, प्रमोटर हैं कंपनी के, आप को जो डिविडेंड और जो मिल रहा है उससे आप नई कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर आप अपनी जो कंपनी चला रहे हैं उसमें आप नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी हैरत की बात है मेरे हिसाब से। वो सब नई टेक्नोलॉजी में पैसे लगा रहे हैं लेकिन अपनी कंपनी नीचे। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई सर, हम लोग जहां नौकरी करते हैं उसमें थोड़ी कोई चेंज करते हैं, उसका पैसा निकाल के हम नई कंपनी में इधर इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। जहां काम कर रहे हैं उसको ठीक करने की क्या जरूरत, वहां से कैश फ्लो आ रहा है और इधर हाँ, बढ़िया नई नई कंपनी में पैसे लगा रहे हैं। तो ये एक्चुअली चल रहा है आईटी में, एंड बिगेस्ट चैलेंज फॉर आईटी कंपनीज। तो अब ये बताइए अच्छा कि आप का ये गुस्सा कब खत्म होगा? आप किस भाव पे लेना चाहेंगे, या बिल्कुल आप कहेंगे नहीं मेरे को क्यों लेना है, जो इतने ऑप्शन है तो मैं क्यों जाऊं आईटी की तरफ? देखिए, अगर मेरे को करंट मल्टीपल्स पे लेना है, अगर मेरे को ये बोलना है कि अब बॉटम बन गया है आईटी में, काफी नेगेटिविटी है, ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, और होता है कई सेक्टर्स में, कि ओवर सेलिंग हो जाती है, एकदम सबका मूड ऑफ हो जाता है, सभी सेलर बन जाते हैं, तो एक बॉटम बन जाता है। करंट प्राइस पे अगर मैं लूंगा, अगर मैं कहूंगा बॉटम बनेगा, तो मैं तभी कहूंगा जब मुझे सच में कुछ दिखेगा, कमिटमेंट न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ, मुझे लगेगा कि हाँ, ये कंपनीज अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज करके सीनियर मैनेजमेंट को निकाल के और उसी बजट को यूज कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। तो मैं कहूंगा कि हाँ, शायद ये कंपनीज ग्रोथ कर्व पे वापस जा सकती है, तो 20-22 टाइम का पी मल्टीपल जस्टिफाइड है। अगर ऐसा नहीं होता है, और मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा जल्दी में, तो मैं वेट करूंगा इनका 15 टाइम पी मल्टीपल के नीचे आने का, क्योंकि तब ये अच्छी यूटिलिटी कैश फ्लो बेस्ड बिजनेसेस रहेंगे, जिनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल। काम चलता रहेगा। हाँ, मतलब दुनिया में कहीं ना कहीं ये ढूंढ लेंगे अपना काम करने की जगह। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया ये पे चली जाएगी, कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। तो पर उसमें ग्रोथ नहीं होगा, कैश फ्लो वगैरह अच्छा बनेगा, डिविडेंड वगैरह अच्छा आ जाएगा, बाईबैक हो जाएंगे बीच में, पर ग्रोथ नहीं होगा। सो ओके, वो मेरा व्यू है। जैसे बहुत पहले अभी याद करिए आप 20 साल पहले आईटी कंपनियों की धूम थी,
और बहुत अच्छी नौकरियां जॉब देते थे ये लोग। हालांकि वो अलग बात है कि आज भी उनका कैंपस प्लेसमेंट का पैकेज सेम है, 20 साल से 3.5 लाख रुपए ही है, उसमें इन्फ्लेशन नहीं लगता। वो 3 लाख 3.5 लाख में आज भी चल रहा है, लेकिन फिर भी मास को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया और धीरे धीरे लोगों ने ग्रो किया। उसका फायदा ये हुआ कि मैं इसको बहुत डायरेक्टली कोरिलेट कर रहा हूँ कि जो 100 रुपए, 150 रुपए, 250 रुपए की कॉफी पीते हैं वो आईटी वाले लड़के ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको इनिशियल पैकेज ज्यादा मिलता था। तो उस दौर में आप याद करिए कि बहुत सारे कॉफी शॉप्स, बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज, बहुत सारी गाड़ियों की कंपनीज में इसलिए धूम आई क्योंकि एक बड़ा चंक अर्निंग कर रहा था और उसको यूज कर रहा था। तो क्या ये भी पॉसिबल है कि अगर आईटी में इतनी दिक्कत आएगी तो इससे जो डायरेक्ट सेक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट हो सकते हैं उन पे भी असर दिखेगा, खासतौर पे रियल एस्टेट या प्रीमियम कंजम्पशन वाली कंपनीज है? आई थिंक एंट्री लेवल टू लो मिड लेवल जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं जल्दी में। और मुझे भी ये भी नहीं लगता कि वो बहुत बड़ी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। टू व्हीलर भी ठीक है, पर अगेन नीरज जी, मुझे नहीं लगता कि आप देखिए कितनी हायरिंग होगी, 2-3 लाख लोगों की साल की, तो उसमें थोड़ी कमी आई। मुझे लगता है इकॉनमी बहुत बड़ी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं वो ढूंढ लेंगे नया मार्केट अपना, और नया मार्केट भी एमर्ज होगा। ये लोग जो हैं जिनको नौकरियां शायद ना मिलें, तो वो भी स्ट्रगल करके नए स्किल्स सेटअप करके अपना काम शुरू कर सकते हैं या कुछ और काम कर सकते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज भी तो एमर्ज होंगी ना नीरज जी, एआई के थ्रू आपको नए बिजनेसेस, नई इंडस्ट्रीज क्रिएट होंगी। मुझे याद है मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि जब घोड़ा गाड़ी चलती थी लंदन में, और जब गाड़ी आई पहली बार न्यूयॉर्क में, तो काफी उस टाइम पे पब्लिक का प्रोटेस्ट था कि ये एंटी पीपल है ये गाड़ियों का चलना, क्योंकि एक आदमी गाड़ी चला रहा है जबकि एक घोड़ा गाड़ी चलती है तो उसमें 4 लोगों को नौकरी मिलती है। तो आपको सरकार को पिटीशन हुई थी कि ये बैन कर देनी चाहिए, मोटर, ये जो हेनरी फोर्ड ने गाड़ी बनाई है इसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। तो ये है करीब 100 साल पहले की बात। अब आप देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जो जिसकी नौकरी गई वो कुछ और कर रहा है, और शायद अच्छा ही काम कर रहा है, उससे भी बेटर। तो फ्रैंकली मुझे जॉब लॉसेस की या सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट की इतनी मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा। जैसे आपने कहा ये लोग दे क्या रहे थे, वो जो 20 साल पहले सैलरी देते थे अभी भी वही दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत उड़ा रहा था उस पैसे को, या फॉरेन वेकेशन पे जा रहा था या कुछ और कर रहा था। तो नहीं, अब तो मैंने देखा बहुत सारे यंग लड़के जो है वो जो इंटरेस्टेड ही नहीं आईटी में ज्वाइन करने के लिए, 3.5 लाख रुपए में क्या होता है? कैंपस में भी नहीं जाते हैं वो, बिल्कुल। और नई अपॉर्चुनिटीज हो रही है एमर्ज, नीरज जी, ऐसे मैं भी देखता हूँ कैंपस प्लेसमेंट जो अभी प्रोफाइल बदल गई है, तो ये जॉब्स कोई बहुत, और इनको छोड़िए, अभी तो लोग काफी आईटी मुंबई में ड्रीम जॉब्स होते थे, गूगल माइक्रोसॉफ्ट में ले लें, अब्रॉड चले जाए, नहीं हो रहा। अभी जो टॉप बेस्ट ऑफ द टॉप 200 है उसमें से 50 से 100 लोग अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, उनको फंडिंग मिल रही है और वो ट्राई कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें। वो मुझे लगता है एक बेटर रास्ता है हमारे लिए, रादर देन फोकसिंग टू मच ऑन आईटी जॉब्स। अच्छा, एक सवाल ये बताइए कि अब जैसे बहुत सारे इसमें लोग इन्वेस्टेड हैं, बहुत बड़ी संख्या में तमाम आईटी कंपनीज में वैल्यू इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर्स होंगे, ट्रेडर्स को छोड़ दें तो इन्वेस्टर की संख्या बहुत बड़ी है और लोगों ने बहुत पैसे बनाए भी हैं, जो इस समय भी इन्वेस्टेड है और उनके भाव से नीचे आ गया है। मतलब वो मुझे ध्यान है 4400 4500 का बाईबैक टीसीएस लाया था, वो प्राइस आया नहीं दोबारा, कभी मुंह नहीं देखा, वो 2600-2700 का स्टॉक हो गया। तो अगर कोई आदमी इन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है अभी भी, उसको क्या करना चाहिए, बना रहे या बेच के निकल ले? जी, मुझे लगता है कि ये एक इसमें ओवर एलोकेशन नहीं होना चाहिए किसी के पोर्टफोलियो में। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो मे बी 5 से 10% का एलोकेशन बना के रखें, उससे ज़्यादा एलोकेट ना करें, क्योंकि इसमें कोई वी शेप रिकवरी नहीं आने वाली है, कोई ट्रिगर नहीं है वी शेप रिकवरी का। सो अदर देन मैनेजमेंट कोई डेस्परेशन में बाईबैक वगैरह अनाउंस कर दे, पर उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। तो कोई वी शेप रिकवरी नहीं आने वाली है, एलोकेशन कम रखें। अगर ओवर एलोकेटेड है, अगर आपके पोर्टफोलियो में 20-25% है, तो मेरी सलाह है कि उसको काट के आप 10% के आसपास ले आएं। और अगर आप ये आपके पोर्टफोलियो में नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि ये सही समय है बॉटम फिशिंग करने का, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि ना करें, क्योंकि और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, और आपको इसमें वेट करें, साल भर भी वेट करें, तो मुझे लगता है कि आपको बेटर प्राइसेस देखने को मिलेंगे।
थोड़ा बाउंस बैक आता रहेगा टेक्निकल बीच बीच में, पर उसको ट्रेंड रिवर्सल ना समझे। थोड़ा भी बाउंस चले, 5% रिकवरी आ गई तो ये ना सोचे कि चलो बॉटम बन गया अब तो ले लेता हूँ, वो वापस सेल ऑफ आएगा। तो जिनके पास है रखें, पर कम एलोकेशन में। जिसके पास नहीं है, अभी बॉटम फिशिंग का समय नहीं है। और जिनके पास एलोकेशन प्रॉपर है तो मैं कहूंगा कि वो रखे रहें, पर ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें रिटर्न की या वी शेप रिकवरी की। बॉटम फिशिंग तो पवई लेक में कर सकते हैं अगर अलाउड हो तो। वहीं मिलेंगे आपको ये सब। Okay, तो ये आईटी हमने काफी बात कर ली है। आप थोड़ा सा एक बिग पिक्चर मार्केट में बताइए क्या चल रहा है। एक बहुत अच्छा ट्रेंड मैं बताता हूँ आपको। हाँ, मैंने एक बताइए बहुत ना। क्लोजली देखा एफआई का ट्रेंड कि जी। जनवरी 31 तक तो उन्होंने धुआंधार बेचा, बहुत बेचा उन्होंने। फरवरी से अचानक वो पॉजिटिव हो गए हैं। मतलब आज की तारीख में भी डीआईए से 50% ज्यादा उन्होंने बाई कर रखा है यस। और नेट बायर है, वो कंटिन्यूअसली फरवरी में बाई कर रहे हैं। तो क्या एफआई का मूड बदल गया है, वो सब चेंज हो गया है, अब वो भूल गए हैं सब कुछ की कोई नेगेटिविटी नहीं है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर बिग पिक्चर मार्केट की क्या बन रही है? देखिए, पिछले साल का जो ओवर सेलिंग था एफपीआईज का, वो लार्जली इसलिए था कि पोस्ट ट्रम्प एक बहुत अनसर्टेनिटी थी इंडियन मार्केट की तरफ। और हमारे भी इन्वेस्टर्स हैं जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स, उनको जब तक ये ट्रेड डील नहीं साइन हुई, आधी साइन हुई, जब तक अनाउंस नहीं हुई, एक बहुत बड़ा डर था नीरज जी कि क्योंकि ट्रेड डील नहीं हो रही है इसलिए ट्रम्प नाराज होके एक और 25% का टैरिफ लगा देगा। तो ये या हो सकता है अगर इंडिया बाय करना बंद ना करे रशियन ऑयल, तो इंडिया में भी सैंक्शन लग जाए। जैसे ये ट्रेड डील अनाउंस हुई, ये सारा डर निकल गया। और एक ऑलरेडी अंडर ओन्ड एफपीआई मार्केट में आपने फ्लोज देखे, और मुझे लगता है ये फ्लोज सस्टेन करेंगे और बढ़ेंगे, क्योंकि अंडर ओन्ड मार्केट है एफपीआई के लिए। पिछले साल 40% इंक्रीज हुआ इमर्जिंग मार्केट, और हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन 0 था। तो हमको काफी कैचअप रैली खेलनी है अभी इसमें। तो मुझे लगता है कि स्मॉल एंड मिड कैप ग्रोथ स्पेस जो है, जिसने 1.5 साल से अंडर परफॉर्म किया है, अब वो एकदम रेडी है आउट परफॉर्मेंस के लिए। तो अगर निफ्टी 10% ऊपर जाएगा तो मुझे लगता है जो स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस है वो 20% ऊपर जाएगा यहाँ से। और वो लार्जली ड्रिवन होगा एफपीआई बाइंग से, क्योंकि एफपीआई की अंडर ओनरशिप है। मेरे को अभी पिछले 10 दिन से नीरज जी बता रहा हूँ आपको कि आइडियाज क्या हैं, अब क्या ले लें, ये वापस कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो गई है जो पिछले 1 साल से मिसिंग थी। सो आई थिंक ये जो ट्रेड डील की जो है, ये एक बहुत ही बड़ा सेंटिमेंट बूस्टर है एफपीआई के लिए, जिनको डर था कि अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया और टैरिफ्स बढ़ गए और बड़ा सेल ऑफ हो गया तो वो फंस जाएंगे। आई थिंक वो चला गया है। और आपने देखा रुपए भी अब काफी स्टेबल है 90 के आसपास, उस पर भी प्रेशर नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि एफपीआई फ्लोज अब वापस रिवर्स हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की अर्निंग्स भी आई, अर्निंग सीजन आप देखें स्मॉल मिड कैप का काफी अच्छा था, काफी आउट परफॉर्मेंस थी, अपग्रेड्स हुए काफी समय के बाद एनालिस्ट एस्टिमेट्स। तो महंगा भी नहीं है मार्केट। तो आई थिंक हम सेटअप कर रहे हैं एक अच्छी रैली के लिए अगले 6 महीने में। मुझे लगता है एफआईआईज लार्ज कैप में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं और अपने म्यूचुअल फंड अब उधर से निकल के मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग कर रहे हैं जी। क्योंकि वो भी नेट बायर हैं, लेकिन उनका चूंकि फिगर मिड और स्मॉल में जाता है तो उतना बड़ा फिगर दिखता नहीं, लेकिन मुझे लगता है नेट बायर तो वो भी हो गए हैं। तो ये एक अच्छी तस्वीर बन रही। अच्छा ये बताइए, सोना और चांदी गिर गया, अब तो आप खुश होंगे? आपको ज्यादा नॉलेज है उसके बारे में, सोने और चांदी की। मैं तो घर पे डांट खाता हूँ जब भी इसका डिस्कशन होता है। तो अरे अब तो आपको लग रहा होगा कि देखो मैंने कहा था गिरेगा, गिर गया। नहीं तो मुझे कहा था कि मैंने कहा था बेच दो, पर तुमने बेचा नहीं। मतलब ये तो मरफी आ गई, डांट खानी हर स्थिति में। पर आप काफी क्लोजली देखते हैं, तो आपका क्या व्यू है सोने और चांदी पे इस समय? क्योंकि हमारे भी इन्वेस्टर्स हैं, वो पूछते रहते हैं कि अभी ले लें, अब करेक्शन हो गया है, $120 पे गया था, अब वापस आई थिंक 75-80 के रेंज में आ गया है। तो चांदी में, गोल्ड में इतना नहीं है, पर आपका क्या व्यू है अभी आपने जो देखा मार्केट? अबे ये सोने में मेरा व्यू ये है कि लोअर रेंज इसकी 4500 के आसपास होगी कहीं पे। 4500 से 5000 के बीच में गोल्ड कंसोलिडेट करेगा, टाइम करेक्शन लेगा, 45 के नीचे नहीं जाएगा। तो टाइम करेक्शन हो सकता है 2 महीने, 3 महीने ले ले, 4 महीने ले ले, इसके रेंज में कंसोलिडेट करेगा वो। उसके बाद फिर टाइम करेक्शन के हिसाब से प्राइस करेक्ट हो गया अपने आप, फिर ये इसमें एक तेजी आनी चाहिए। और सिल्वर में
चूंकि आप 120 का लेवल देख चुके हैं और वहां से इसने 65 का लेवल भी दिखाया था इंट्राडे में, यस अगर अभी आप 75 ही मान के लो, 40 से 50% करेक्शन हो गया, तो जो रिट्रेसमेंट की थ्योरी है उसके हिसाब से 50% रिट्रेसमेंट हो गया है। तो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन इसी लेवल के आसपास होगा, 75-80 के बीच में। इसमें भी टाइम करेक्शन होगा, प्राइस करेक्शन इसमें भी मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा होगा। तो दोनों में टाइम करेक्शन के बाद फिर इसमें एक बहुत बड़ी रैली बनने की पूरी संभावना है। तो जो लोग इन्वेस्टेड है उनको तो चिंता करनी नहीं चाहिए। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं इसमें, उनको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेड में फंस सकते हैं, बहुत बड़े वाइल्ड स्विंग आएंगे तो उसमें आप फंस जाएंगे। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको तो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए। जब कंसोलिडेशन पूरा हो जाएगा तो आप बाई कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको रुकना चाहिए इसमें। चांदी में चूंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो नहीं बिल्कुल वो दिख रहा है। और ये तो ग्लोबल कमोडिटी में इतनी वॉलेटिलिटी होना, दिन में 10-10% का मूव दिखाना, वो इटसेल्फ बताता है कि अभी प्राइसेस स्टेबल नहीं है। मतलब बायर सेलर दोनों को नहीं मालूम कि फेयर वैल्यू क्या है। तो आई थिंक आपकी बात एकदम ठीक है। आई थिंक उसको समय देना चाहिए, महीने 2 महीने में। आई थिंक उसकी जो रेंज है वो क्लियर हो जाएगी इन्वेस्टर्स के लिए। जो स्पेकुलेटिव ट्रेड है ना, जो फ्रॉथ है, वो निकल जाएगा अपने आप। कुछ दिन बाद निकल गया है। आई थिंक अभी मैं भी डेटा देख रहा था, जो लेवरेज पोजीशन थी ग्लोबल भी, वो 19:1 थी कि मतलब ₹1 लगाया है और ₹19 का माल लिया हुआ है। आई थिंक उसमें काफी करेक्शन है, 5:1 रह गया उसमें लेवरेज इन कमोडिटी। करेक्ट। तो धीरे धीरे जब ये खत्म हो जाएगा ना, तो फिर वो अपने पेस से चलना शुरू होगा। तो उसका इंतजार करना चाहिए। गोल्ड सिल्वर में तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं लग रही है, क्योंकि अब डॉलर पे सारा कुछ डिपेंड है। अगर डॉलर वीक हुआ तो फिर और ज्यादा तेजी बनेगी। अगर डॉलर स्ट्रेंथ दिखाता है, जैसे अभी बीच बीच में खबरें चलती रहती है ना, पता नहीं कहाँ से आती है कि रशिया भी अब कह रहा है कि हाँ मैं तो डॉलर में ट्रेड करूंगा। ये सब प्लांटेड खबरें लगती है मुझे, इसमें कोई दम नहीं है इन खबरों में। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। मतलब लोगों को ज्यादा मालूम होता है, तो ट्रम्प और पुतिन को भी नहीं मालूम, वो मीडिया में हाँ, वो तो पहले ही डील करा देंगे। तो वो सारी चीजें चलती रहती हैं। मुझे लगता है कि वो एक ट्रेंड बनता रहेगा। आपकी ठीक स्क्रीन के पीछे जो घर दिख रहा है, किसी जमाने में इस घर में रहता था। क्या बात है। मुझे देख के याद आ गया वो कलर। वो इंटरेस्टिंग है। तो कुल मिला के सर, आईटी में आपने 3 बातें कही हैं कि एक तो ये इसका वैल्यूएशन अभी भी महंगे हैं, नीचे जा सकते हैं, और नीचे जा सकते तो सोचना चाहिए। जिनके पास बहुत ज्यादा माल है वो थोड़ा कम कर लें, इतना ज्यादा एलोकेशन मत रखें कि बहुत ज्यादा 10-15-5% बहुत ज्यादा है। और दूसरा कि इन कंपनियों को अभी भी समय है, सोच लें। अगर ये मॉडल ठीक नहीं कर पाएंगी तो फिर दिक्कत बनी रहेगी। और चौथी चीज मैं जोड़ देता हूँ कि अभी भी इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी है और इतने रिसर्च हो रहे हैं यूएस में, जो मैं डेली बेसिस पे पढ़ता रहता हूँ, ये सोच भी नहीं सकते कि इनके साथ क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो बी वेरी केयरफुल। आपको पूरा ध्वस्त कर सकती है यूएस, क्योंकि वो उसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, मारुति ने बहुत बाद में उसको लगा कि ईवी गाड़ी की कोई चीज होती है। पहले तो मना ही करते थे, ये तो बकवास है, इसमें क्या रखा है। अब उन्होंने समझ लिया कि नहीं, कोई चीज है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आईटी कंपनी के डिनाइल मोड से निकलेंगे तो मेरे ख्याल में ठीक कर सकती है। अदरवाइज वैल्यूएशन तो बहुत फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो ये थी हमारी खास चर्चा। और इस हफ्ते कोई फिल्म देख रहे हैं आप क्या? फ्राइडे है, वो देखी क्या? बॉर्डर। मैंने मर्दानी देखी, बॉर्डर भी देखी। पर देखता हूँ अभी क्या वीकेंड पे क्या आने वाला है। पर ओटीटी पे मुझे लगता है फ्रैंकली बहुत अच्छा कंटेंट है। मेरे को अभी कुछ ऐसा बिग स्क्रीन पे तो नहीं नजर आ रहा, पर आई थिंक ओटीटी पे अमेजिंग कंटेंट है। और आप खुद ही देखते रहते हैं, बताते भी रहते हैं। आई थिंक ये कोहरा सीजन 2 जो आया है वो मुझे देखना है। उसका मैं वेट कर रहा हूँ कि 1 बहुत ही अच्छा था, बहुत इंटेंस था। और तो अब मैं प्लान शायद वीकेंड पे कोहरा 2 ही देखूंगा। हाँ, तो कोहरा 1 में देख चुका, कोहरा 2 मुझे भी देखना। मैं आजकल एक पुरानी सीरीज है, द डे ऑफ जैकॉल, उसका सीजन 1 देख रहा हूँ, क्योंकि सीजन 2 आने वाला है उसका। तो उससे पहले मैं सीजन 1 कंप्लीट करना चाहता हूँ। बाकी मर्दानी 3 मेरा देखने का मन था, लेकिन वो ओटीटी पे ही देखेंगे जब आएगी। हाँ, ओटीटी पे। आई थिंक वो उसके लिए वो ओटीटी ज्यादा की वैल्यू उसकी है नहीं। हाँ, वैसे भी निराशा होती है। नहीं, पर अच्छी पिक्चर अच्छी बनी, मैंने देखी थी, तो उसमें कोई मतलब एंटरटेनिंग है, बोरिंग नहीं है। पर या आई थिंक ओटीटी की वेट कर सकते हैं उसमें। ओके, तो ये थी हमारी आज की चर्चा। और उम्मीद करते हैं कि आईटी के निवेशक सावधान रहेंगे। बहुत ज्यादा इसमें बॉटम फिशिंग करने की जरूरत नहीं है। बहुत आपको आसान भाषा में, हल्के अंदाज में ये चीजें समझाई जाती है, जिससे आप समझ लें। बहुत जार्गन नहीं यूज करते, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। तो अबे सर, थैंक यू सो मच। हम लोग जब मैं वापस लौटता हूँ मुंबई, तो फिर हम लोग जी बिल्कुल, फिर एक साथ में मिलकर शो करेंगे। थैंक यू नीरज जी। या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।